सॉरी दोस्तों, सेकंड पार्ट में फिर दोबारा से हाजिर हूँ। गांव में हूँ, इन्वर्टर फेल हैं और बिजली आपको पता है गांव में कैसे आती है, लाइट आ नहीं रही भाई। गर्मी का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत परेशान है। लेकिन मैं आपके साथ फिर तैयार हूँ। निर्वाचन आयोग चल रहा है हमारा, और पिछली वीडियो का पार्ट फर्स्ट जहाँ से खत्म हुआ है, मैं रमा देवी जी की चर्चा कर रहा था 1990 में, शायद मुझे बात याद आ रही है। तो 1 जनवरी 1990 को दोबारा निर्वाचन आयोग को एक सदस्यीय बना दिया गया, याद रखेंगे। और जब 1990 की बात याद आती है तो मैंने आपको क्या बताया था, 26 नवंबर 1990 से लेकर 11 दिसंबर 1990 तक रमा देवी जी, याद रखोगे, कार्यवाहक मुख्य निर्वाचक आयुक्त रही है भारत की। याद रखेंगे आप इसको, रमा देवी कार्यकाल आ सकता है। भारत की प्रथम महिला है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1990 के ऊपर। तो आप 1990 तक क्या हो गया, याद रखोगे। पहली बार कब इसको बहुदलीय बनाया गया, बहुसदस्यीय बनाया गया, 16 अक्टूबर 1989 को। उसके बाद में 1 जनवरी 1990 को दोबारा इसको एक सदस्यीय बना दिया गया। अब उसी दौरान यहाँ पे रमा देवी जी प्रकट होती हैं कुछ दिनों के लिए, है ना। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनती है। यहाँ तक की सिचुएशन क्लियर होगी, आगे चलें। जम्मा बिल्कुल इजी है भाई, है ना। तो इसको याद रखो, रमा देवी जी को, है ना। और रमा देवी जी की संख्या पूछें तो ये 9वें नंबर की थी, याद रखोगे ना। जैसे सुनील अरोड़ा जी 23वें हैं, सुकुमार जी फर्स्ट हैं। इसका इनका क्रम भी मैंने याद कर रखा है। तो देखो, जीके का कोई अंत नहीं होता भाई, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। जितनी प्राप्त करोगे उतनी थोड़ी लगेगी आपको। हो गया ये आसान चीज है ना। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलो आप। अब बिल्कुल बहुत ही आसान है। 9th नंबर पे थी रमा देवी जी, 1990 की बात है। उसके बाद में आ जाओ 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति जी ने अध्यादेश जारी करके इसको दोबारा से बहुसदस्यीय बना दिया गया। 1993 में कौन थे, हमारे 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे TN शेषन। याद रखोगे, शेषन साहब ने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। क्वेश्चन आ जाए, भारत के किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। TN शेषन भारत के 10वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। याद रखोगे, इनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी करके किसको, निर्वाचन आयोग को दोबारा से क्या बना दिया, बहुसदस्यीय। एक तो इसमें याद रखोगे गिल साहब, MS गिल साहब थे, और एक थे जी कृष्णा मूर्ति। याद रखोगे, ये दो मुख्य न्यायाधीश तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश बहुत मुंह से निकल रहा है भाई, पेपर दे रखा है, क्या पता जुडिशरी में मेरा सिलेक्शन हो जाए, दुआ करना। तो क्या है, TN शेषन, याद रखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इसी के शासनकाल में याद रखोगे राष्ट्रपति जी ने 93 को एक अध्यादेश जारी करके निर्वाचन आयोग को दोबारा से बहुसदस्यीय बना दिया। एक अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त थे TN शेषन, और एक बना दी गिल साहब, और एक बना दी कृष्ण मूर्ति जी। और TN शेषन आपको पता है नाराज तो होने ही थे, बोले जी मेरे बराबर आपने क्यों बैठा दी, मैं तो अकेला ही काफी था, इनको घमंड था। ये पता ये कहां गए, TN शेषन साहब कहां गए, सुप्रीम कोर्ट में। याद रखोगे, सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई, याद रखोगे, 1995 को AS अहमदी मुख्य न्यायाधीश, खंडपीठ थी 5 न्यायाधीशों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने, ये तो तारीख याद रखना, 14 जुलाई 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का जो चुनाव निर्वाचन आयोग है वो बहुसदस्यीय हो सकता है। और राष्ट्रपति जी ने जो किया बिल्कुल ठीक किया है। उसके बाद में तब से लेकर इस तारीख से लेकर आज तक एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। याद रखेंगे, ये इतना यहां तक क्लियर होगी सिचुएशन। बार बार एक शब्द आ रहा है, अन्य निर्वाचन आयुक्त। क्या आएगा, अन्य निर्वाचन आयुक्त, उसको यहां पे लिखो।
ये अन्य निर्वाचन आयुक्त है ना, अन्य निर्वाचन आयुक्त है ना, ये पहले किस नाम से जाने जाते थे? ये प्रादेशिक, 1952 में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त के नाम से जाने जाते थे। 6 महीने के लिए, याद रखोगे, 1952 में एक तो मुंबई के लिए और एक पटना के लिए दो प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। या खतरनाक क्वेश्चन है भाई, याद रखना। 1952 में, याद रखोगे, 2 प्रादेशिक, शब्द पे ध्यान देना, पॉलिटिकल साइंस है, 2 प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए थे, एक मुंबई के लिए, एक पटना के लिए। लेकिन 1956 में इन प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की जगह शब्द क्या आ गया? अन्य निर्वाचन आयुक्त। याद रखेंगे, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। भारत में सिर्फ एक बार प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई है, 6 महीने के लिए, 2 जगह किए गए थे, मुंबई और पटना में। और ये 1952 की घटना है, याद रखोगे, प्रथम आम चुनाव के समय की घटना है, याद रखोगे, ठीक है ना। और उसके बाद 1956 में ये प्रादेशिक की जगह अन्य निर्वाचन आयुक्त शब्द जोड़ दिया गया है, प्रादेशिक को हटा दिया गया है। इतना डीपली बता रहा हूं भाई, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना मेरी बातों पर, कॉपी पेन लेके बैठना। पॉलिटिकल साइंस लिखे बगैर नहीं आएगी, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इतनी घटनाएं आपको याद हो गई चुनाव आयोग के बारे में। अब चुनाव आयोग के बारे में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो है जी परिसीमन आयोग होता है ना चुनाव आयोग में। परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य क्या है? हाँ बिल्कुल सही बात है, विधानसभा, लोकसभा, याद रखो, विधानसभा और लोकसभा की क्या करना? हाँ जी, उम्मीदवारों का क्षेत्र, सीटों का क्षेत्र निर्धारित करना, उनकी सीमा रेखा तैयार करना, किस जिले को, किस गांव को, किस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र से हटाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ, ये सारा कार्य करने का अधिकार किसको है? परिसीमन आयोग को। याद रखोगे, चुनाव का क्षेत्राधिकार कौन निर्धारित करता है? परिसीमन आयोग। और ये किसका? ये नंबर 1, परिसीमन आयोग को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती इसके निर्णय को। नंबर 2, परिसीमन आयोग को न तो, याद रखोगे, परिसीमन आयोग को न तो लोकसभा और न ही राज्य की विधान सभा इसके किए हुए कार्य में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती है। याद रखेंगे, परिसीमन आयोग ने जो भी क्राइटेरिया जिस भी लोकसभा क्षेत्र का, जिस भी उम्मीदवार का निर्धारित कर दिया, उसको हम किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। परिसीमन आयोग के कार्य को, है ना खतरनाक ताकत इसके पास। और न ही लोकसभा और न ही किसी राज्य की विधानसभा इसके किसी भी निर्णय के ऊपर अपना संशोधन करके उसको बदल सकती है, नहीं बदल सकती है। ये परिसीमन आयोग हो गया, बिल्कुल आसान। यहां से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। परिसीमन आयोग की शक्ति देखो कितनी खतरनाक है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, परिसीमन आयोग कितनी बार? 4 बार परिसीमन आयोग। पहली बार कब? 1952 में। दूसरी बार कब? 1963 में। तीसरी बार कब? 1973 में। और चौथी बार 2002, 12 जुलाई। और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में चौथी बार 12 जुलाई 2002 को। तो परिसीमन आयोग का 4 क्वेश्चन आएगा। परिसीमन आयोग का गठन कितनी बार किया गया? आप बताएंगे 4 बार किया है। फिर पूछेंगे पहली बार कब? 1952। दूसरी बार कब? 1963। तीसरी बार कब? 1973। और चौथी बार करंट पूछे तो सन 2002, 12 जुलाई को। कौन है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष? न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह। ये याद रखेंगे। और इस न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह ने ना, याद रखोगे, लोकसभा के अंदर याद रखोगे 84 सीटें तो अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए।
याद रखोगे परिसीमन आयोग का, और 412 सामान्य सीटें हैं, सामान्य सीट हैं। ये याद रखोगे आप। इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है ना, ये ऐसे याद होना चाहिए आपको। और परिसीमन आयोग ने 84वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा, याद रखोगे, 2026 तक लोकसभा की सभी सीटों का परिसीमन कर दिया है। 2026 तक इस परिसीमन आयोग ने 2026 तक 84वें संशोधन के द्वारा क्या कर दिया है, इन सीटों का क्या है, परिसीमन कर दिया है। आई थिंक परिसीमन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चुटकी का खेल, चुटकी का खेल है पॉलिटिकल साइंस। थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, लॉजिक पैदा करो भाई। ऐसे पसीना ऐसे आना आएगा आपको, आने दो, मैंने फैन ऑफ कर रखा है, बिल्कुल ऐसी ऐसी सब कुछ। देखो कमरे को, आप मेरे को आ रहा है ना पसीना, आपके लिए भाई प्लीज पढ़ो आप। तो परिसीमन आयोग हो गया, आप ऐसे पढ़ोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये परिसीमन आयोग आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब कुछ समितियां, निर्वाचन आयोग से संबंधित समितियां की बात करते हैं। तो पहली है तारकुंडे समिति है, ये 1980 की। चुनाव सुधार संबंधी कुछ समितियां हैं, उन्होंने अपने विचार दिए, उनके बारे में खतरनाक। पहले कौन सी? तारकुंडे। और तार किसका जोड़ रखा है मैंने? रेडियो का। रेडियो किससे जोड़ दिया मैंने? टेलीविजन से, टेलीविजन से। तो रेडियो और टेलीविजन पर उम्मीदवारों को समय दिया जाना चाहिए प्रचार का। किस समिति ने कहा? तारकुंडे समिति ने। एक क्वेश्चन हो गया, याद रखोगे। दूसरा क्वेश्चन, तारकुंडे साहब ने क्या कहा, याद रखोगे। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए। नंबर 3 उन्होंने क्या कहा? राज्यों में, राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो तारकुंडे साहब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? आसान था ना। तारकुंडे समिति ने क्या कहा? रेडियो टेलीविजन पर उम्मीदवारों को समय दो प्रचार के लिए। और चुनाव आयोग बहुसदस्यीय है साहब, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, 2 अन्य हैं, है ना, बहुसदस्यीय है। फिर उन्होंने क्या कहा? राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग होना चाहिए, यह आसान है। और राज्य निर्वाचन आयोग 243 टै अनुच्छेद है, 243 टै के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत व नगर पालिका के चुनावों का संचालन करता है। यहीं पे मैंने क्वेश्चन क्या बना दिया, मैंने क्या कर रखा है, जहां जो चीज आए उसे नीचे नया टॉपिक स्टार्ट। तो राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 टै है, पंचायत व नगर पालिका के चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। तो प्रश्न पैदा होता है, भारत का निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव करवाता है? किस किस का करवाता है बताओ मुझे आप। राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, वो तो पंचायत का और नगर पालिका के चुनाव को संभालेगा, सीधी सी बात है। स्थानीय निकायों का, स्थानीय निकाय यानी पंचायत, ठीक है ना, वो राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य, ठीक है। तो भारत का निर्वाचन जो आयोग है ना, ये किसका चुनाव करवाएगा? राष्ट्रपति का, फिर उपराष्ट्रपति का, फिर लोकसभा का, फिर राज्यसभा का। याद रखोगे, लोकसभा का प्रत्यक्ष करवाएगा, हम सब वोट डालते हैं, और राज्यसभा का अप्रत्यक्ष, क्योंकि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे चुने हुए एमपी ही राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसा है? अप्रत्यक्ष। हमारे चुने हुए विधानसभा के सदस्य और हमारे चुने हुए लोकसभा के सदस्य, राष्ट्रपति का चुनाव, इन दोनों का चुनाव कैसे करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। किससे करते हैं? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। इस प्रणाली को हेयर प्रणाली भी कहते हैं। हेयर साहब डेनमार्क के मंत्री थे जिन्होंने इसकी खोज की थी।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की इसकी विशेषता क्या है? कोई भी मत व्यर्थ नहीं जाता है। प्रथम पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, एक सबसे कम आए उसके वोट ऊपर वाले तीनों में बांट दो। काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये पढ़ोगे तो निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का और राज्यसभा का। लोकसभा का प्रत्यक्ष करवाता है, हम वोट देते हैं, हमारे एमपी चुनते हैं जब, है ना। लेकिन राष्ट्रपति का कौन चुनता है? हमारे चुने हुए एमपी और हमारे चुने हुए एमएलए, उनको वोट देते हैं। ये देखो, आपको ऐसे पढ़ना है भाई, निवेदन है आपसे, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। फिर है जी संथानम समिति। देखो संथानम, सह संथानम को कैसे पढ़ोगे? सह से सह भिड़ा दो, शिक्षा, न्यूनतम शिक्षा, उम्मीदवारों की योग्यता, न्यूनतम शिक्षित व्यवस्था, न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए उम्मीदवारों को। किसने कहा? न्यूनतम शिक्षा। बहुत ज्यादा हुआ था अभी मैटर पीछे, संथानम समिति ने सुधार कहा, ये बात मानी गई साहब इनकी। फिर ठीक है, फिर कौन है? फिर गोस्वामी समिति याद रखोगे। इसने क्या कहा? ईवीएम का प्रयोग करो साहब, फोटो पहचान पत्र भी। इसने, गोस्वामी समिति ने, ईवीएम का प्रयोग, फोटो पहचान पत्र और 6 महीने में खाली हुए पद को, अगर कोई एमएलए एमपी मर जाता है, दुर्घटना हो जाती है, पद प्रतिनिधि का खाली हो जाता है, 6 महीने में पद को भरा जाए, फोटो पहचान पत्र जारी किए जाए। ईवीएम, गोस्वामी समिति, संथानम समिति ने क्या कहा? न्यूनतम शिक्षा, उम्मीदवार को न्यूनतम शिक्षित होना चाहिए। याद रखोगे आप इन क्वेश्चंस को, आपसे निवेदन है भाई, बिल्कुल आसान है। देखो तो 3-4 समितियां पढ़ ली, परिसीमन आयोग पढ़ लिया आपने, है ना। आगे चलते हैं, आगे चलो। बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल ही आसान है, डरना नहीं है। फिर जी निर्वाचन आयोग है ना, ये कुछ अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है। इसके अंदर याद कर लो आर्टिकल 103, इसके अनुसार कोई सांसद है और उसकी योग्यता का निर्धारण करना है। भाई कोई सांसद है, कोई एमपी है, वो अपनी योग्यता रखता है कि नहीं रखता, इसका फैसला राष्ट्रपति को करना है। कौन करता है फैसला? राष्ट्रपति को। लेकिन किसकी सलाह से? निर्वाचन आयोग की सलाह से। राष्ट्रपति किसी सांसद या एमपी की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह से। अनुच्छेद 103। तो यहां पर सलाहकार का अर्ध न्यायिक प्रकृति का कार्य भी करता है निर्वाचन आयोग। याद हो गया आपको ये। और इसी तरह से इसी को ले आओ अनुच्छेद 192। अनुच्छेद 192 ये क्या कहता है? राज्यपाल को किसी विधानसभा में या विधानमंडल में किसकी एमएलए की अयोग्यता का निर्धारण करना है। राज्यपाल को किसी एमएलए की अयोग्यता का निर्धारण करना है तो वो सलाह किससे लेगा? राज्य निर्वाचन आयोग से। राज्यपाल अनुच्छेद 192 याद हो गया धारा भी बिल्कुल आसान। देखो मैं कैसे बता रहा हूं। राज्यपाल एमएलए को योग्य अयोग्य राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह लेगा। यहाँ पे 103 चुनाव आयोग से सलाह लेगा राष्ट्रपति सांसद की योग्यता के बारे में। ये देखो आपको ऐसे पढ़ना है भाई, एग्जाम में आएंगे सारे, ऐसे पढ़ो। आगे चलो, ठीक है। और जब सेक्शन की बात चलती है, अनुच्छेद की बात चलती है, तो मुझे क्या याद आता है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19(a) या 19(1) ये राजनीतिक दलों को मान्यता देने के बारे में। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, किस धारा के तहत
चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को मान्यता देता है? आंसर आएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 19(1) के अनुसार चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल को मान्यता देता है। आसान है भाई, तो आप ऐसे पढ़ोगे, आपसे निवेदन है, ये देखो है ना, प्लीज आपसे निवेदन है, तो आप ऐसे पढ़ना। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1900 आ जाए 96, ये क्या कहता है याद रखो, संशोधन अधिनियम है ये क्या कहता है याद रखोगे, कोई व्यक्ति 2 स्थानों से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता है। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति 2 स्थानों से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर नहीं लड़ेगा साहब, ठीक है, फिर नाम वापसी की तारीख और चुनाव की तारीख में 14 दिन का अंतर होगा। फिर चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। चुनाव प्रचार 48 घंटे पहले बंद कर दो। अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है, नाम वापस लेने और चुनाव की तिथि के बीच में 14 दिन का अंतर होना जरूरी है। 2 स्थानों से अधिक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम है, ये संशोधन अधिनियम है 1996 आपको ये बातें बताता है। याद रखोगे इन क्वेश्चंस को। और फिर आ जाएगा, अब और कुछ नहीं करना आपको, यहां बदल दो, 96 था ना, इससे पहले चलो 89। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1989 क्या कहता है, ईवीएम के प्रयोग को मान्यता दी। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1989 में क्वेश्चन क्या आ गया, ईवीएम, यहां लिखो ईवीएम, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन कहां पर प्रयोग हुई सबसे पहले, थरूर विधान सभा चुनाव थे सीट पर केरल में, ईवीएम का 1998। थरूर विधानसभा केरल में ईवीएम का सबसे पहले याद रखोगे प्रयोग हुआ है। एक ईवीएम में 3480 के लगभग वोट आ सकते हैं, याद रखोगे। और एक ईवीएम में 16 बैलेटिंग होती है। अधिकतम हम 4 ईवीएम को आपस में जोड़ सकते हैं। 16 चौके कितना हो गया, 64, याद रखोगे। तो ऐसे आप पढ़ सकते हो ईवीएम को, याद रखोगे, है ना। और ईवीएम का निर्माण हैदराबाद में कहां पर होता है, इंडियन इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन है क्या, इंडियन इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन हैदराबाद में ईवीएम इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन का क्या होता है, निर्माण होता है। और ईवीएम का हम निर्यात करते हैं, नए निर्यात से नेपाल, याद रखो, फिजी, याद रखोगे, केन्या, याद रखोगे, नामीबिया, इन देशों में हम ईवीएम भेजते हैं। आप याद रखेंगे इन क्वेश्चंस को, हाँ जी। और फिर ईवीएम के द्वारा आप याद रखोगे 2004 में 14वीं लोकसभा के चुनाव करवाए गए थे ईवीएम से पहले। तो ईवीएम की बातें भी आपको आ गई भाई। मेरे सामने जो वर्ड आ रहा है, जितना मैं बता पा रहा हूं ईमान धर्म से आपको लगातार बता रहा हूं, आप ऐसे पढ़ोगे, रट्टे नहीं लगाने, मैंने रट्टे लगा रखे, है ना। आ जाओ फिर आगे चलते हैं। जब ईवीएम आ गया तो आपको क्या वीवी पैट, वोटर विथ से वेरीफाइड, पी से पेपर, ए से ऑडिट, टी से ट्रेल। ये वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ये याद रखोगे 2017 से, याद रखोगे। जम्मू कश्मीर और वीवीपैट है ना, याद रखोगे
इंदिरासन जी थे, प्रमुख थे ये आईआईटी मुंबई के। 2008 में एक समिति बनाई गई। इंदिरासन जो आईआईटी मुंबई के चीफ थे, आईआईटी मुंबई के चीफ थे इंदिरासन जी, इनको कहा चुनाव आयोग ने हमें ईवीएम में कुछ जोड़ना है जिससे जानकारी मतदाता की कुछ आए, कोई स्लिप निकले, वो संतुष्ट हो जाए। तो इंदिरासन महोदय थे आईआईटी मुंबई से। 2008 में इनको काम सौंपा गया। 2011 में इन्होंने रिपोर्ट दी और 2017 में इस वीवीपैट का प्रयोग पहली बार जम्मू कश्मीर और नवी मुंबई, यहां पे लिख दो जैसलमेर, यहां पे लिख दो आप, जम्मू कश्मीर हो गया, जैसलमेर हो गया, लद्दाख, इन क्षेत्रों में पहली बार वीवीपैट का प्रयोग किया गया और इंदिरासन समिति ने इसको बनाया। 2011 में रिपोर्ट पेश की, 8 में नियुक्त हुए, 2017 में इसका पहली बार प्रयोग हुआ। इतनी जानकारियां कहीं मिलती हैं क्या? ऐसे पढ़ोगे वीवीपैट को। अब जब वीवीपैट आ गया ना तो क्या जाएगा? NOTA, नोटा, नन ऑफ द अबोव का पहली बार प्रयोग छत्तीसगढ़, इस नोटा का छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में किया गया था, याद रखोगे। फिर नोटा आ गया, वीवीपैट हो गया, ईवीएम हो गया, चौथा कौन सा बच्चा? एमिट, स्याही, जो इंक आप उंगली पे लगाते हो, उंगली पे जो लगाते हो, कहां बनती है? इसका, इस स्याही का प्रथम बार प्रयोग थर्ड लोकसभा चुनाव में किया गया था, याद रखोगे, 1962 में। और इसका निर्माण मैसूर पेंट्स एंड वाशिंग कंपनी में किया जाता है, कर्नाटक में। ये लो, इतनी डिटेल आपको कहीं मिलेगी क्या? ईमान धर्म से पकड़ा, मेरी प्रशंसा मत करना, प्रशंसा जहर होती है इंसान की, कभी मत करो आप। तो ये देखो, तो आपने शाही इंक, ठीक है, और नोटा, वीवीपैट, ईवीएम, ये देखो ऐसे पढ़ना है आपको। इलेक्शन, है ना, याद रखोगे। फिर क्या बचता है? याद रखो, आदर्श चुनाव संहिता का पहली बार प्रयोग 1960 में केरल में किया गया था। आदर्श चुनाव संहिता, भाई कम खर्चो, है ना, शराब मत पिलाओ, पैसा मत बांटो, चुनाव के नियमों का पालन करो, धोखाधड़ी मत करो, वोटरों को धमकाओ मत। तो आदर्श चुनाव संहिता का पहली बार प्रयोग केरल के चुनाव में 1960 के दशक में किया गया था। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? और धमकाने से मुझे क्या याद आया, सन 2007 से जो उम्मीदवार है ना, उम्मीदवारों को याद रखोगे अपना आपराधिक रिकॉर्ड भी नामांकन पत्र में देना होगा। याद रखो, 2007 से चुनाव आयोग ने यह भी कर दिया, भाई जो क्रिमिनल टाइप के लोग अपनी जानकारी दे, कितने केस है उनके ऊपर। 2007 से कितने क्वेश्चन हो गए, खत्म नहीं हो रहा निर्वाचन आयोग। आप ऐसे पढ़ोगे, ऐसे पढ़ना है भाई आपको, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब निर्वाचन आयोग आया तो मताधिकार आया ना, मताधिकार याद रखोगे। तो ये मताधिकार की क्या खास बात है, आपने पढ़ रखा है 61वां संवैधानिक संशोधन 1989, क्या कर दिया गया, 18 वर्ष आयु हो गई मताधिकार की। पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष है। तो 61वां संवैधानिक संशोधन 1989, ये भी आसान हो गया। आप ऐसे पढ़ोगे भाई, याद रखोगे इन क्वेश्चंस को, आसान था। अब मुझे ईमान धर्म से बताओ, निर्वाचन आयोग आ जाए, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना। अब थोड़ी सी अलग चर्चा करते हैं। ये निर्वाचन है, ये मत का अधिकार है ना, मत का अधिकार। क्वेश्चन आ जाए, महिलाओं को भारत में कब मिला, याद रखोगे 1926 में।
1926 में भारत में महिलाओं को मत का अधिकार प्राप्त हुआ था। एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आ जाए संसार में, क्योंकि आज मैं वोट, मतदान, चुनाव, निर्वाचन के बारे में बात कर रहा हूं, टॉपिक के अंदर बाहर नहीं जा रहा हूं। तो फिर क्या है, संसार में सबसे पहले सर्वप्रथम 1893 में महिलाओं को न्यूजीलैंड में, याद रखोगे, मताधिकार महिलाओं को भारत में 26 है, संसार में प्रथम, फिर 1893, फिर 1902 में कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में, 1918 इंग्लैंड में, 1920 अमेरिका में, ऐसे करोगे। फिर 1971 स्विट्जरलैंड में, 2011 में सऊदी अरब में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है। आई थिंक इतना मैटर अगर आप पढ़ते हो तो किसके बाप की मजाल आपको फेल कर दी। आप फेल अपनी कमियों की वजह से हो सकते हो, आप फेल समय पर काम करने, पूरा ना करने की वजह से हो सकते हो। तो आप मेरी तरह रिचार्ज रखें, याद रखें, इस बॉडी का, इस शरीर का राख में बदलना है हमें एक दिन इसको। और जीवन क्या है, नश्वर है, नासवान है, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई सुंदर नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, बस हम सब इंसान हैं। इंसानियत के अगर आप कुछ गुण सीख लें तो देवता भी आपको सलाम करेंगे, सलाम करेंगे, सलाम करेंगे, ऐसे पढ़ोगे भाई। तो ये था आपका निर्वाचन आयोग। अब आप बताओ, कोई मुश्किल आई आपको, कोई मुश्किल आई? आप देखो ये क्या था, निर्वाचन, यहां पढ़ो इसको, निर्वाचन आयोग कहां से लिया, ब्रिटेन से। सचिवालय कहां पर है जी इसका, दिल्ली में। कब स्थापना हुई, 25 जनवरी 1950 को। हेल्पलाइन नंबर कौन सा है इसका, 1950। निर्वाचन आयोग का मतदाता दिवस कब मनाते हो, 25 जनवरी को। प्रथम दो चुनाव आयुक्त का मुख्य कार्यकाल कितना था 8 वर्ष, सुकुमार सेन जी का और सुंदरम जी का। हो गया। प्रथम बार 16, याद रखोगे, 16 अक्टूबर 1979 को इसको बहु सदस्यीय बनाया गया, याद रखोगे। फिर 1972 में चुनाव आयोग का कार्यकाल, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया, या 65 वर्ष, याद रखोगे। फिर इसको पद से हटाना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाएंगे, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं, याद रखोगे। कैसे, दोनों सदनों के 2 तिहाई बहुमत, विशेष बहुमत से इसको हटाएंगे। फिर आप पढ़ोगे इसकी योग्यता क्या है, तो आप लिखोगे संविधान में कोई भी योग्यता इसकी लिखित में नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की योग्यता क्या होगी, जिस प्रकार राष्ट्रपति की योग्यता होती है ना, 35 वर्ष हो, वो पागल न हो, लाभ के पद पर ना हो, इसलिए। लेकिन निर्वाचन आयुक्त की, याद रखो, संविधान में कोई लिखित योग्यता नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर ये हो गया। फिर अब जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त को कौन हटाएगा, याद रखोगे, राष्ट्रपति जी हटाएंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से। यह भी आपको याद हो गया। फिर भारत की प्रथम कौन थी मुख्य निर्वाचन महिला, रमा देवी कार्यवाहक थी, याद रखोगे। ये भारत की 9वीं थी, 1990 में आई थी। और 1990 में कब आई है,
ये 26 नवंबर से 11 दिसंबर तक याद रखेंगे। फिर 10वें कौन बने? टी एन शेषन, याद रखोगे, इन्होंने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा था। फिर आपने क्या सीखा? परिसीमन आयोग, ये भी आपने सीख लिया। 4 बार बन चुका है, 1952, 1963, 1973, अंतिम बार सन 2002 में 12 जुलाई को और न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह इसके क्या हैं? मुख्य परिसीमन आयोग के अधिकारी हैं। आप निर्वाचन आयोग को ऐसे पढ़ोगे। फिर निर्वाचन आयोग 103 नंबर अनुच्छेद में क्या करता है? अर्ध न्यायिक कार्य भी करता है, याद रखेंगे। तो भाई कोई मुश्किल है क्या आपको निर्वाचन आयोग के बारे में? आप मुझे बताइए, वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन से हैं ये? भारत के 18वें। अन्य कौन है? अशोक लहासा प्लस दूसरा कौन है? सुशील चंद्रा जी। भाई इस तरह पढ़ लो ना, रट्टे नहीं मार रखे तुम्हारे भाई ने। कभी टॉप किया था किसी भी चीज को पढ़ के? ऐसे दीवाने हो जाओ पढ़ाई के। देखो आप इतनी स्पीड से, मैं इतनी इससे ज्यादा स्पीड से कर सकता हूं, लेकिन आप पीछे रह जाओगे। तो आप देखो कितना मैंने एक दो मैटर बता दिया ना। ये निर्वाचन आयोग है। फिर इसका भाग 15 अनुच्छेद 324 से कितना था? 329 कै। ये गौर हो गया निर्वाचन आयोग के बारे में है। तो क्या मुश्किल है भाई? क्या मुश्किल है मुझे बताओ? 15-20 क्वेश्चन तो मैंने दोबारा 5 मिनट से पहले लिख दी तुम्हारे लिए। ये स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। और फिर मैंने समिति बताई, तारकुंडे समिति ने क्या तार जोड़ा? रेडियो और दूरदर्शन पे प्रचार करो, छूट है। चुनाव आयोग 2 सदस्यीय बना दो, छूट है। राज्य निर्वाचन आयोग है, छूट है। अब राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या? राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कराएगा। भाई सीधी सी बात है। 243 टमाटर वाला टै में है उसका वर्णन। क्या मुश्किल है? क्यों आप टाइम खराब कर रहे हो? तो भाई ऐसे पढ़ना। फर्स्ट वीडियो 18 मिनट के लगभग बनी थी, वो मैंने डाल दी है। उस वीडियो से आगे आप इस पार्ट बी को देखना। और अगर आपके भाई अजय पूनिया की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो मेरे साथ जुड़ जाओ। विश्वास दिलाता हूं मैं आपको, असफल नहीं होने दूंगा। आपकी तैयारी मुझे ये चाहिए, ऐसे चाहिए। कर लोगे? ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं भाई, ये लाइट का भरोसा नहीं है। अभी चली गई थी फिर आ गई, पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे यहाँ, है ना? पूछो मत आप भाई। तो आपसे निवेदन है, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। शुभ रात्रि और मेहनत जिंदाबाद। लव यू दोस्तों, जय हिंद।